स्वागत। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो शायद हम में से कई लोगों को परेशान करती है। एक अच्छी नौकरी, दिन रात की मेहनत, बढ़ती हुई सैलरी, इन सब के बावजूद मिडिल क्लास के लिए अमीर बनना इतना मुश्किल क्यों है? सही सवाल है। ऐसा लगता है जैसे हम एक अदृश्य ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। मेहनत तो बहुत है, पर मंजिल है कि करीब ही नहीं आती। बिल्कुल। तो इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ने के लिए हमारे पास द साइकोलॉजी ऑफ द मिडिल क्लास ट्रैप किताब के कुछ अंश हैं। जी। यहाँ हमारा मकसद किसी को जज करना नहीं है, बल्कि एक जासूस की तरह उन दिमागी रुकावटों और आदतों को समझना है जो अनजाने में हमें वित्तीय आजादी से दूर रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस पहेली की परतें खोलना शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सुराग जो इस किताब में मिलता है वो है रिस्क से दूर भागने की आदत। रिस्क अवर्जन। हाँ, रिस्क अवर्जन। ये एक तरह का डर है कि कहीं हमारी मेहनत की कमाई डूब न जाए, और ये डर स्वाभाविक भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आखिर एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमाया होता है। एग्जैक्टली। और इसी स्वाभाविक डर में पहला जाल छिपा है। अच्छा। हाँ, जब हमें डर लगता है तो हम सुरक्षा ढूंढते हैं। और पैसे के मामले में सुरक्षा का मतलब क्या होता है? सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई सरकारी स्कीम? हाँ, भरोसेमंद नाम लगते हैं ये सब। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है जिसे हम सुरक्षित मान रहे हैं। असल में वो एक गारंटीड नुकसान का सौदा है। एक मिनट, गारंटीड नुकसान? एफडी और सेविंग्स अकाउंट में तो पैसा बढ़ता है, भले ही धीरे बढ़े। ये नुकसान कैसे हुआ? ये नुकसान होता है महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन। ओके। इसे ऐसे समझिए, इन्फ्लेशन वो अदृश्य चोर है जो हर साल आपके पैसे की ताकत चुरा लेता है। अगर आपके एफडी पर आपको साल का 6% ब्याज मिल रहा है, लेकिन महंगाई 7% की दर से बढ़ रही है, तो गणित बहुत सीधा है। मतलब मेरा पैसा असल में 1% कम हो रहा है? एग्जैक्टली। हर साल आपके पैसे की खरीदने की ताकत 1% कम हो रही है। आपको लग रहा है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में आप हर साल थोड़े और गरीब हो रहे हैं। ये एक स्लो मोशन वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। लेकिन हमारे माता पिता की पूरी पीढ़ी ने तो एफडीज और बचत से ही अपना भविष्य सुरक्षित किया। क्या वो सब गलत थे? स्टॉक मार्केट में तो मतलब लोगों के पैसे रातों रात डूब भी जाते हैं। वो तो जुए जैसा लगता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हमारे माता पिता गलत नहीं थे, लेकिन उनका समय अलग था। कैसे? उस दौर में एफडीज पर 12-14% तक का ब्याज मिलता था और महंगाई भी नियंत्रण में थी। आज हालात बिल्कुल उल्टे हैं। अच्छा। और रही बात स्टॉक मार्केट की, तो बिना समझे बूझे पैसा लगाना जुआ ही है। लेकिन जानकारी और रिसर्च के साथ लंबे समय के लिए निवेश करना, वो जुआ नहीं बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना, क्योंकि जब आप कोई रिस्क नहीं ले रहे होते, तब आप महंगाई को चुपचाप अपना पैसा खाने दे रहे होते हैं। वाह। तो पहला जाल है सुरक्षा का भ्रम, जो असल में हमें धीरे धीरे पीछे धकेल रहा है। तो जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी बचत समझते हैं, वही गलत तरीके से करने पर हमारी कमजोरी बन जाती है। बिल्कुल। ठीक है, मान लीजिए कोई इस डर से बाहर निकल भी गया और निवेश करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके सामने एक और बड़ा जाल तैयार बैठा है जो शायद हमारे आसपास के लोग ही बिछाते हैं। हाँ, सामाजिक दबाव। ये कीपिंग अप विद द जोन्सेस वाली बात है ना? शर्मा जी ने बड़ी गाड़ी ले ली तो हमें भी लेनी है। वर्मा जी के बच्चे महंगे स्कूल में जाते हैं तो हमारे भी जाने चाहिए। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ बराबरी की होड़ नहीं है, इसके पीछे की साइकोलॉजी और गहरी है। किताब बताती है कि हम अपनी सफलता और आत्ममूल्य को भौतिक चीजों से जोड़ने लगते हैं। अच्छा। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, हमारा दिमाग हमें इनाम देने के लिए कहता है। और वो इनाम क्या होता है? एक नया फोन, एक बड़ी गाड़ी, एक ब्रांडेड घड़ी। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सही पकड़ा। आपकी आय बढ़ती है और आपके खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। कोई रियल लाइफ उदाहरण दे सकते हैं क्या? मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 रुपए बढ़ी, वो इसे कैसे बर्बाद कर सकता है और कैसे इस्तेमाल कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल। मान लीजिए किसी ने उस बढ़ी हुई सैलरी से 20,000 रुपए महीने की ईएमआई पर एक नई कार ले ली। ठीक है। 5 साल तक वो ये ईएमआई भरेगा। इन 5 सालों में उसने लगभग 12 लाख रुपए चुकाए। 12 लाख? और इस दौरान उसने कार के पेट्रोल, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस पर भी कम से कम 3-4 लाख रुपए और खर्च किए। 5 साल बाद उस कार की कीमत घटकर शायद 6-7 लाख रह जाएगी। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? आपकी जेब से 15-16 लाख रुपए गए
और हाथ में बची 6 लाख की चीज। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि आप वही 20,000 रुपए हर महीने एक सामान्य से इंडेक्स फंड में 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें। अगर हम सिर्फ 12% का औसत रिटर्न भी माने, जो कि लंबे समय में संभव है, तो 10 साल बाद आपके पास लगभग 46 लाख रुपए होंगे। 46 लाख? हाँ, एक फैसले ने आपको 10 लाख के नुकसान में डाला और दूसरे ने आपको लगभग आधे करोड़ के करीब पहुंचा दिया। वाह! यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल। हम उस कार में बैठकर असल में अपना अमीर भविष्य जला रहे होते हैं। ये सुनकर तो वाकई आंखें खुल जाती हैं। तो अब तक हमने 2 जाल समझे। एक है डर का जाल, जो हमें एक्शन लेने से रोकता है, और दूसरा है दिखावे का जाल, जो हमारे पैसे को गलत दिशा में ले जाता है। इन दोनों में एक बात कॉमन लग रही है, शायद जानकारी की कमी। आपने पहली का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा पकड़ लिया है। अच्छा। ये दोनों जाल, डर का और दिखावे का, सिर्फ एक ही माहौल में फलते फूलते हैं, वित्तीय शिक्षा की कमी। बात तो सही है। आप सोचिए, हम स्कूल में 15 साल तक पाइथागोरस थ्योरम और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। हाँ। लेकिन हमें 1 घंटा भी ये नहीं सिखाया जाता कि टैक्स कैसे काम करता है, लोन की EMI कैसे कैलकुलेट होती है, या कंपाउंडिंग क्या बला है। ये तो सच है, हमें तो कभी नहीं सिखाया गया। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम अपनी मेहनत की कमाई के साथ बहुत ही बचकाने फैसले लेते हैं। जैसे? हमें अच्छे कर्ज जैसे होम लोन और बुरे कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल में फर्क ही नहीं पता होता। क्रेडिट कार्ड कंपनियां हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स का लालच देती हैं और हम उस जाल में फंसकर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। और जब बिल चुकाने की बारी आती है तो उस पर 30-40% सालाना ब्याज लगता है। 40%? हाँ, ये एक ऐसा दलदल है जो न सिर्फ हमारी बचत को बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी खा जाता है। और शायद ये सिर्फ कर्ज के बारे में नहीं है, ये आय और संपत्ति के बीच का फर्क न समझने के बारे में भी है, जैसा कि किताब में बताया गया है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि जिसकी सैलरी ज्यादा है वो अमीर है। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। एक डॉक्टर या इंजीनियर जो महीने का 2 लाख कमाता है, उसे समाज अमीर मानता है। लेकिन अगर वो डॉक्टर अपनी महंगी गाड़ी, बड़े घर की EMI और छुट्टियों पर सारा पैसा उड़ा देता है और महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता, तो वो अमीर नहीं है, वो बस एक अमीर लाइफस्टाइल जी रहा है। असल अमीरी आपकी आय नहीं, आपकी संपत्ति है। संपत्ति मतलब? संपत्ति यानी वो चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती हैं, तब भी जब आप सो रहे हों, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट से आने वाला किराया या आपके बिजनेस का प्रॉफिट। अच्छा। वित्तीय शिक्षा के बिना ये समझ बनाना लगभग नामुमकिन है। तो अब तक की कहानी ये है, हम डर की वजह से निवेश नहीं करते, जो करते भी हैं वो सामाजिक दबाव में गलत जगह खर्च कर देते हैं। सही। और इन दोनों गलतियों की जड़ में है वित्तीय जानकारी की कमी। ये तो एक दुष्चक्र की तरह लग रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये दुष्चक्र हमारी रोजमर्रा की आदतों में नजर आता होगा। सही पकड़ा। पहली का चौथा टुकड़ा हमारी छोटी छोटी आदतें ही हैं। ओके। किताब में 3 मुख्य आदतों का जिक्र है जो मिलकर एक बड़ा वित्तीय जाल बनाती हैं। पहली, बजट ना बनाना, यानी अपने पैसे को कोई काम ना देना। दूसरी, बिना सोचे समझे खरीदारी, यानी इम्पल्स बाइंग। अमेज़न की सेल देखी और कुछ ऑर्डर कर दिया। एग्जैक्टली, जिसकी जरूरत शायद थी भी नहीं। और तीसरी, अपने खर्चों को ट्रैक न करना, महीना खत्म होने पर बस ये सोचना कि यार सारे पैसे गए कहाँ। लेकिन ये आदतें तो बहुत आम है। क्या एक दिन बाहर खाना खाने से या एक नई टी-शर्ट खरीदने से सच में इतना बड़ा फर्क पड़ता है? अकेले देखने पर शायद नहीं, है ना? एक बूंद से बाल्टी नहीं भरती। हाँ। लेकिन अगर नल लगातार टपक रहा हो तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये पैसे के प्रति एक रिएक्टिव रवैया है, प्रोएक्टिव नहीं। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में क्या फर्क है? होने का मतलब है महीने की शुरुआत में ही यह तय करना कि मेरी कमाई का 20% या 30% हिस्सा पहले निवेश में जाएगा और बाकी बचे हुए से मैं अपने खर्चे चलाऊंगा। पे योरसेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो पहले सारे खर्चे करते हैं और अगर महीने के अंत में कुछ बच गया तो उसे सेव करते हैं। और अक्सर बचता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो ये अपने पैसे पर कंट्रोल रखने और पैसे को हम पर कंट्रोल करने देने के बीच का फर्क है। एकदम सही। आपका पैसा आपके सबसे वफादार कर्मचारी की तरह है। अगर आप उसे सही काम नहीं देंगे, मतलब बजट और निवेश, तो वो आवारागर्दी करेगा और कहीं भी खर्च हो जाएगा। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करती हैं। बस ये नेगेटिव दिशा में होता है। मतलब? वो रोज की 200 रुपए की कॉफी साल में 73,000 रुपए बन जाती है।
और अगर वही पैसा 10 साल तक इन्वेस्ट किया जाए तो वो 15.5 लाख रुपए से ज्यादा बन सकता है। 15 लाख? तो वो सिर्फ एक कॉफी नहीं है, वो आपकी भविष्य की संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा है जो आप हर रोज पी रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहेली के चारों टुकड़े देख लिए। जोखिम का डर, सामाजिक दबाव, जानकारी की कमी और खराब आदतें। जब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? इन सब के मूल में क्या है? इन सब के मूल में है पहेली का आखिरी और सबसे बड़ा टुकड़ा, मानसिकता, माइंडसेट। माइंडसेट? हाँ, एक खास तरह की सोच जो हमें पीढ़ियों से सिखाई गई है और जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वो क्या सोच है? खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो और पैसा बचाओ। ये तो एक अच्छी और जिम्मेदार सोच लगती है। इसमें क्या गलत है? इस सोच में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरी है। अधूरी? हाँ, ये हमें एक अच्छा कर्मचारी और एक अच्छा सेवर, मतलब एक सेवर बनाती है, लेकिन एक निवेशक या मालिक नहीं बनाती। मतलब इन्वेस्टर या ओनर नहीं। सही। ये मानसिकता हमें सिखाती है कि पैसा बचाने से सुरक्षा मिलती है, लेकिन ये हमें ये नहीं सिखाती कि पैसा बढ़ाने से आज़ादी मिलती है। ये हमें अपनी नौकरी को ही अपनी एकमात्र वित्तीय सुरक्षा मानने पर मजबूर करती है, जो आज की अनिश्चित दुनिया में अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो ये सेवर और इन्वेस्टर की मानसिकता के बीच का फर्क है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। एक सेवर सोचता है, मैं अपने 100 रुपए को कैसे सुरक्षित रखूं, और वो उसे बैंक में रख देता है। हाँ, एक इन्वेस्टर सोचता है, मैं अपने 100 रुपए को काम पर लगाकर उसे 200 रुपए कैसे बनाऊं। वो उसे किसी बिजनेस या स्टॉक में लगाता है। मिडिल क्लास अक्सर पैसा बचाने पर तो बहुत ध्यान देता है, लेकिन उस पैसे से और पैसा बनाने पर नहीं। वे अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, पर पैसे से मेहनत करवाना नहीं सीखते। यही वो छलांग है जो अक्सर लोग नहीं लगा पाते। बिल्कुल, और उसी जाल में फंसे रह जाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने उस पहेली के 5 टुकड़ों को समझा जो मध्यम वर्ग को अक्सर अमीर बनने से रोकते हैं। जी। पहला, सुरक्षित रहने के चक्कर में महंगाई से हार जाना। दूसरा, सामाजिक दबाव और दिखावे की होड़ में अपनी संपत्ति को खर्च कर देना। तीसरा, वित्तीय शिक्षा की कमी। चौथा, खराब आदतें। और पांचवां, इन सबको जोड़ने वाली एक सेवर मानसिकता जो हमें इन्वेस्टर बनने से रोकती है। बिल्कुल। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि इन बातों का मकसद किसी को दोषी ठहराना या किसी की मेहनत पर सवाल उठाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एकमात्र उद्देश्य जागरूकता लाना है। मनोविज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जैसे ही हम अपनी किसी अनजानी आदत या डर को पहचान लेते हैं, उसे बदलने की ताकत हमारे हाथ में आ जाती है। सही बात है। इन मनोवैज्ञानिक जालों को पहचानना ही इनसे बाहर निकलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आज की इस चर्चा से हम सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए। अगर पैसों को लेकर हमारे सारे फैसले पूरी तरह से तार्किक होते, अगर वे समाज में बेहतर दिखने की इच्छा, पैसा खोने के डर या दूसरों से बराबरी करने की होड़ से बिल्कुल भी प्रभावित ना होते, तो हमारी अपनी और हमारे पूरे समाज की वित्तीय दुनिया आज कैसी दिखती।